जस्सी ने पकड़ी रोशन भाभी की चोरी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे गोकुल धाम को हिला कर रख दिया है। सोढ़ी ने आधी रात को पूरे कंपाउंड में इतना भयंकर हंगामा क्यों किया कि पोपटलाल को आटा गूंथते हुए ही नीचे भागना पड़ा। सभी महिलाओं को नीचे बुलाओ। सोढ़ी की ये दहाड़ क्या महिला मंडल की गुप्त तिजोरियों के उस राज से जुड़ी है जिसने 1 लाख का इंतजाम किया था? क्या सोढ़ी महिला मंडल से नाराज है या वो उन सबका शुक्रिया अदा करने वाला है? शुरुआत होती है अंजलि भाभी के घर से, जहां गोकुलधाम का पूरा महिला मंडल किसी अंडरवर्ल्ड गैंग की तरह अपनी अपनी गुप्त तिजोरियां खाली करके बैठा है। सामने पड़े हैं 88,000 रुपए के 500-500 के कड़क नोट और 12,000 की चिल्लर। मिशन सिर्फ एक है, किसी भी तरह 1 लाख रुपए पूरे करना, ताकि एक बहुत बड़े सच पर पर्दा डाला जा सके। लेकिन ये 12,000 की चिल्लर रातों रात 500 के नोटों में कैसे बदलेगी? तभी रूपा भाभी के दिमाग की बत्ती जलती है और वो लगा देती हैं एनी टाइम अब्दुल यानी अपने एटीएम को फोन। लेकिन क्या अब्दुल बिना सवाल किए इतनी रात को ये खतरनाक काम करेगा? अब्दुल अपनी दुकान पर एक ग्राहक को टूथपेस्ट बेच ही रहा था कि अचानक स्पीकर फोन पर महिला मंडल का फरमान आता है कि उसे 12,000 की चिल्लर के बदले 500 के कड़क नोट चाहिए। अब्दुल का दिमाग पूरी तरह चकरा जाता है। वो हैरान होकर पूछता है कि आखिर अचानक इतने बड़े नोटों की क्या जरूरत आ पड़ी। अंजलि भाभी उसे टका सा जवाब देती हैं कि ये एक टॉप सीक्रेट है और अगर बता दिया तो सीक्रेट नहीं रहेगा। अब्दुल भी ठहरा सोसाइटी का सबसे वफादार जासूस। वो पैसे तो पेट्रोल पंप से बदल लाता है और अंजलि भाभी को नोटों की गद्दी देते हुए उस पर एक चमकदार गुलाबी रंग का रबर बैंड लगा देता है। लेकिन उस बेचारे अब्दुल को क्या पता था कि उसके हाथों से लगाया हुआ ये एक मासूम सा गुलाबी रबर बैंड ही आज रात गोकुलधाम में महाकलेश का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है। कैसे? पैसे हाथ में आते ही रोशन भाभी की सूखी हुई जान में जान आती है। वो फूट फूट कर रोते हुए महिला मंडल को इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता मानती है। उनका मास्टर प्लान बहुत सीधा था। घर जाओ, चुपचाप जस्सी पाजी के लिफाफे में ये 1 लाख रुपए डाल दो और सोढ़ी को इसकी भनक भी ना लगने दो। बाद में जब वो धोखेबाज बिरजू फ्रूट वाला पैसे लौटाएगा तो वो महिला मंडल के पैसे वापस कर देंगी। रोशन भाभी घर लौटती हैं और भगवान से हाथ जोड़कर मिन्नतें करती हैं कि बस आज ये राज किसी भी तरह राज ही रहे और सोढ़ी को कुछ पता ना चले। लेकिन क्या गोकुलधाम में कभी झूठ की उम्र इतनी लंबी होती है? उधर सोढ़ी अपनी गड्डी में फुल पंजाबी स्वैग के साथ घर लौट रहा है। उसे तो पता ही नहीं कि उसके घर में क्या भयंकर साजिश रची जा चुकी है। लेकिन सोसाइटी में घुसते ही टप्पू सेना के 2 छोटे बम वीर और बांसुरी उसका रास्ता रोक लेते हैं। बच्चे इस भयंकर जिद पर अड़ जाते हैं कि या तो उन्हें गड्डी में राउंड दो या उनके खतरनाक सवालों का जवाब दो। सोढ़ी को घर जाने की बहुत जल्दी थी, लेकिन जब बच्चों ने पूछा कि मछली सोते समय आंखें खुली रखती है या बंद और इतने ऊंचे नारियल में पानी कौन भरता है, तो सोढ़ी के दिमाग के सारे फ्यूज उड़ गए। अपनी सरेआम बेइज्जती बचाने के लिए वो बच्चों को जीप में एक चक्कर घुमाता है और उन्हें कल फिर लस्सी पिलाने का वादा करके घर की तरफ भागता है। लेकिन घर के दरवाजे के पीछे जो असली टाइम बम फटने वाला था, क्या सोढ़ी उसके लिए जरा भी तैयार था? सोढ़ी जैसे ही घर में घुसता है, अपनी शेरनी रोशन का सफेद पड़ा हुआ मुरझाया चेहरा देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो कहता है कि तेरी बैटरी तो 50% पर आ गई है, तो इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? इससे पहले कि सोढ़ी कुछ और पूछता या रोशन कोई नया झूठ बोलती, दरवाजे पर जस्सी पाजी की एंट्री हो जाती है। रोशन भाभी के तो जैसे शरीर से प्राण ही सूख गए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जस्सी को बहुत जल्दी थी, उसने बैठने और लस्सी पीने से भी साफ मना कर दिया। सोढ़ी पूरे गर्व के साथ छाती चौड़ी करके रोशन से कहता है कि जा और वो 1 लाख का लिफाफा ले आ। सोढ़ी जस्सी से कहता है कि ये रोशन है, मेरी मर्जी के बिना ये कभी मेरे पैसों को हाथ तक नहीं लगाती। रोशन मन ही मन कांप रही है कि अगर सोढ़ी को सच्चाई पता चल गई तो आज घर में भूकंप आ जाएगा। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। क्या जस्सी वो पैसे चुपचाप जेब में रखकर वहां से चला जाएगा? जैसे ही जस्सी अपना उसूल निभाते हुए पैसे गिनने लगता है, अचानक उसके हाथ रुक जाते हैं और चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। वो चौंक कर सोढ़ी की तरफ देखता है और कहता है कि पाजी, ये लिफाफा किसी ने खोला है। पीछे खड़ी रोशन की दिल की धड़कन रुक जाती है। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया।
सोढ़ी हैरान होकर पूछता है कि क्या 500 रुपए कम है? जस्सी कहता है नहीं पाजी, 500 रुपए ज्यादा हैं। जस्सी पूरे यकीन से कहता है कि उसने खुद पूरे ध्यान से 1 लाख रुपए गिने थे, फिर ये 500 रुपए एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए? सोढ़ी हंसते हुए बात टाल देता है और कहता है कि इंसान गलतियों का पुतला है, मुझसे ही गिनने में गलती हो गई होगी, तू पैसे रख और मौज कर। जस्सी मान जाता है और वहां से चला जाता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होता है सोढ़ी का हंसता हुआ चेहरा एकदम से पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। वो मुड़ता है और रोशन से कहता है कि जस्सी सच कह रहा था, वो लिफाफा किसी ने खोला था, क्योंकि जब जस्सी ने पैसे दिए थे तो नोटों पर हरी रंग का रबर था और आज उस पर गुलाबी रंग का रबर था, वही अब्दुल का लगाया हुआ गुलाबी रबर बैंड। रोशन की चोरी पूरी तरह पकड़ी जा चुकी थी, लेकिन अब सोढ़ी अपनी पत्नी के साथ क्या सलूक करेगा? रोशन फूट फूट कर रोने लगती है और कांपते हुए पूछती है कि अगर तुझे सब कुछ पता था तो तूने जस्सी भैया के सामने मुझे क्यों नहीं कोसा, मेरा तमाशा क्यों नहीं बनाया? सोढ़ी बड़े प्यार से उसे समझाता है कि उसे अपनी रोशन पर खुद से ज्यादा भरोसा है और वो सबके सामने अपनी पत्नी की इज्जत कैसे उछाल सकता है। सोढ़ी के इस निस्वार्थ प्यार को देखकर रोशन पूरी तरह टूट जाती है और वो एक सांस में सब उगल देती है। वो बताती है कि कैसे उसने बिरजू फ्रूट वाले के मगरमच्छ वाले आंसुओं पर पिघलकर उसे 1 लाख रुपए दे दिए थे, कैसे उस धोखेबाज बिरजू ने उसे धोखा दिया, फोन बंद कर लिया और दुकान से गायब हो गया। और आज जब जस्सी के आने का वक्त हुआ तो कैसे गोकुल धाम की सभी औरतों ने अपनी सीक्रेट सेविंग्स तोड़कर ये 1 लाख रुपए जमा किए ताकि सोढ़ी के सामने रोशन की इज्जत बच सके। रोशन गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि वो बस सोढ़ी के भयंकर गुस्से से डर गई थी। सोढ़ी ये सब चुपचाप सुन रहा था। उसकी पत्नी ने इतना बड़ा धोखा खाया, वो दर दर भटकी और पूरे महिला मंडल ने उससे ये इतनी बड़ी बात छुपाई। अब सोढ़ी के अंदर का वो ज्वालामुखी फटने वाला था जिसका डर पूरे गोकुलधाम को था। क्या होगा आगे? और यहीं से जुड़ती है वो कड़ी जिसने पूरी सोसाइटी को हिलाकर रख दिया और कहानी वापस वहीं पहुंचती है जहां से शुरू हुई थी। अगले ही पल सोढ़ी कंपाउंड में खड़ा है और उसकी दहाड़ से गोकुलधाम सोसाइटी की दीवारें कांप रही हैं। वो पागलों की तरह चीख रहा है कि सब औरतों को नीचे बुलाओ। उसकी चीख सुनकर पोपटलाल आटा गूंथते गूंथते ही नीचे भाग आता है और कहता है कि मैं अकेला रहता हूँ, मुझे भी आटा गूंथना पड़ता है। भिड़े, जो खुद डर के मारे कांप रहा है, पोपटलाल से पूछता है कि तू नीचे क्यों आया जब सोढ़ी सिर्फ महिलाओं को बुला रहा है? तो पोपटलाल कहता है क्योंकि ये सारी महिलाएं मेरी बहनें हैं। मेहता साहब बीच बचाव की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सोढ़ी आज किसी की सुनने को तैयार नहीं है। वो गुस्से में पूरी तरह आग बबूला हो रहा है और उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं। क्या सोढ़ी पूरे महिला मंडल की सरेआम बेइज्जती करने वाला है, या बिरजू फ्रूट वाले की ऐसी खौफनाक क्लास लगने वाली है जो गोकुलधाम के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी? जैसे ही पूरा महिला मंडल कांपते हुए कंपाउंड में उतरा, गोकुलधाम का नजारा किसी खौफनाक अदालत जैसा लग रहा था। कोमल भाभी के माथे से पसीना टपक रहा था और माधवी भाभी तो डर के मारे भेड़े के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी। तभी भेड़े ने अपनी सेक्रेटरी वाली कॉलर टाइट की और सोढ़ी को शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, अरे सोढ़ी भाई, आप ऐसे आधी रात को सोसाइटी का डेकोरम क्यों खराब कर रहे हैं? जो भी बात है कल सुबह मेरे ऑफिस में शांति से बैठकर